हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो हमने अच्छे से किया और उसका हम रिवीजन कर रहे थे। उस रिवीजन की ये हमारी 20 नंबर की क्लास है और आज 22 तारीख हो चुकी है। कल 23 तारीख है और 23 तारीख को हमारा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। हमने जो सारा जो टारगेट है वो फर्स्ट ग्रेड को लेकर ही यहाँ पर किया है। फर्स्ट ग्रेड का हमने अच्छे से सिलेबस किया है। वो सिलेबस का जो सारी जो वीडियो है वो मेरे टेलीग्राम पे है, जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई थी फर्स्ट ग्रेड के नाम से। वहां पर वो सारी वीडियो थी। पूरा फर्स्ट ग्रेड का कोर्स हमने अच्छे से किया है। फिर उसके बाद में रिवीजन किया है। रिवीजन की हमने 20 क्लासें की है। 20 क्लासों के अंदर लगभग जो सिलेबस था उसको हमने कवर किया है। कुछ टॉपिक है वो रह गए थे पर हमने जो काफी जो सिलेबस है उसका रिवीजन कर लिया है। इसके बाद में जो इसकी पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। उस टेलीग्राम का लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको डाउनलोड करना चाहिए तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। कल जो एग्जाम है उसको आपको अच्छे से देना है। किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 100% सिलेबस है। किसी भी एग्जाम का किसी भी विद्यार्थी से नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीजें वो छूट जाती है। तो आप ये सकारात्मक होकर जाइए कि हमारा सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट है और जो मेरे को आ रहा है वही एग्जाम में आएगा। तो आपको जो चीजें नहीं आ रही है, जो चीजें आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो उसका आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो बेस्ट ऑफ लक, कल आप एग्जाम देने के लिए जाइए। अब हम क्लास देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर की जो क्लास है हमारी, उस 20 नंबर की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये परिभाषा किस विद्वान की है। तो ये परिभाषा है वो हमारे डॉक्टर नगेंद्र की है। रही बात पिछली बार ये क्वेश्चन में पूछा गया था तो वहां पर चेंज कर दिया गया था, तो ये स्थूल इधर लेके आ गए थे और ये सूक्ष्म वो इधर लेके आ गए थे। यानी छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, तो इसको अच्छे से बारीकी से पढ़ना। स्थूल पहले है, सूक्ष्म बाद में। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यानी ये परिभाषा है वो, आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगी, वो क्या है, छायावाद है। ये छायावाद की परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम दिया गया। ये बात जयशंकर प्रसाद। तो ये जो वेदना के बारे में बताया तो वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। छायावाद तत्वत प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उनका उसका मूल सर्वोत्तम वाद है। ये है महादेवी वर्मा। तो ये जो परिभाषाएं है, ये जैसे तीन तो ये हो गई, एक परिभाषा ऊपर वाली, ये चार परिभाषाएं देखकर पूछा था निम्न में से असत्य है। तो इसमें तीन परिभाषाएं तो ऐसे सेम ही थी। ये वो एक परिभाषा जो हमारे डॉक्टर नगेंद्र वाली है उसके अंदर उसमें चेंज किया गया था, सूक्ष्म पहले कर दिया था, स्थूल बाद में कर दिया था। तो बारीक सा जो अंतर होता है परिभाषा आते हुए भी, जो क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ के गए, सारी परिभाषाएं हमें याद है, फिर भी हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाइए। तो आत्मा परमात्मा की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार है, वेदना की बात करें जयशंकर प्रसाद है, उद्गीत की बात करें तो महादेवी वर्मा है। ठीक है, अच्छे से इसको याद कीजिए। आगे देखिए, आगे हमारा छायावाद का अर्थ दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद अर्थ के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दो अर्थों में समझेंगे तो रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार जैसे कुछ शब्द को आप पकड़ लीजिए। जिस प्रकार हम उद्गीत का नाम आए तो महादेवी वर्मा कर देंगे, आत्मा परमात्मा आए तो राम कुमार वर्मा कर देंगे, वेदना नाम आए तो जयशंकर प्रसाद कर देंगे। ऐसे करके आप जैसे दो अर्थ आए तो रामचंद्र शुक्ल कर देंगे। इस प्रकार आप याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी परिभाषा है उसको हम अच्छे से सेम टू सेम याद नहीं कर सकते। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारा हमारे पे प्रेशर होता है, बहुत सारी परिभाषाएं होती है, तो इस प्रकार इसको याद कर लीजिए। बात करते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की। छायावाद के कितने आधार स्तंभ है। तो छायावाद के 4 आधार स्तंभ है। कौन कौन से वो देख लेते हैं। व्याख्या में जयशंकर प्रसाद जो 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी।
कुछ गाइडों में 1936 लिखा हुआ है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 में जन्म हुआ था, 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सुमित्रानंदन पंत 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। महादेवी वर्मा 1907 में जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये चारों है वो हमारे इसके आधार स्तंभ है, किसके, हमारे छायावाद के। जयशंकर प्रसाद है, इसको ब्रह्मा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसको महेश कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत है, उसको विष्णु कहा जाता है। महादेवी वर्मा को दुर्गा या शक्ति कहा जाता है। रही बात जयशंकर प्रसाद है, ये हमारे विज्ञा दर्शन और आनंदवाद से संबंध रखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, संबंध है हमारा अद्वैत वेदांत दर्शन से है। सुमित्रानंद पंत की बात करें तो इसका अरविंद दर्शन से है, और महादेवी वर्मा है उसका बौद्ध दर्शन से। तो ये भी आप चीजें आपको अच्छे से याद कर। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है झरना रचना के रचनाकार है। तो झरना है वो हमारे जयशंकर प्रसाद की है। झरना रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। व्याख्या देखते हैं हम। इनकी छायावादी जो रचनाएं है वो कौन कौन सी है, जो जयशंकर प्रसाद है उसकी। झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची। 1882 ये मैंने कोड बताई, जब क्लासें ली थी वहां पर भी बताया था। तो 18 का मतलब ये हो जाएगा कि हमारी जो इसकी जो पहली रचना है वो 1918 ईस्वी में है, 1918 ईस्वी में। फिर उसके अंदर हम 7 ऐड करेंगे तो 1925 होता है, 1925 के अंदर हमारी आंसू हो जाएगी। फिर लहर है, उसके अंदर हमारे को 8 ऐड करने तो 1933 ईस्वी के अंदर हमारी लहर हो जाएगी। फिर 2 ऐड करेंगे तो 1935 ईस्वी के अंदर हमारी कामायनी हो जाएगी। तो 1918, 1925, 1933 और 1935 ये हमारी इसके एक सूत्र याद करने से झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची, 1882। और इसकी ये चारों रचना याद हो जाती है, ये अक्सर पूछते हैं। इसके बाद में है अन्य रचनाओं की बात करें तो प्रेम पथिक, चित्राधार, करुणालेख, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, उर्वशी, अयोध्या का उद्वार, ये भी रचना है वो जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो है कामायनी में कितने सर्ग है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। कामायनी में कितने सर्ग है, 15 सर्ग है कामायनी में, यानी जो पाठ है उसका नाम सर्ग दे रखा है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। तो देखिए कामायनी के जो सर्ग है वो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म से ईर्ष्या, ईड़ाबनी, सोपन में संग्रह से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। ये मैंने जो कामायनी के जो सर्ग है उनका एक छोटा सा कविता की तरह बनाया है, जो आपको याद करने में सुविधा हो। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, काश केवीएल, काश केवीएल, कर्म से ईर्ष्या ईड़ा बनी, सोपन में संग्रह से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। अब देखो काश केवीएल, सी से चिंता हो जाएगा, ऐसे आशा हो जाएगा, ऐसे श्रद्धा हो जाएगा, ऐसे काम, वी से वासना और एल से लज्जा। फिर हमारा 6 सर्ग तो ये हो गए। फिर कर्म हो जाएगा, फिर ये ईर्ष्या हो जाएगा, फिर ईड़ा हो जाएगा, 9 हो गए। फिर सोपन, फिर संग्रस, फिर निर्वेद, ये 12 हो गए। फिर दर्शन, फिर रहस्य 14 और एक ये आनंद, ये 15 सर्ग। अब इसको मैंने यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि आप सर्गों को याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें से क्वेश्चन आपको किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो याद करना जरूरी है। तो ये सूत्र आपको इसी प्रकार कविता की तरह याद करना है। आपसे पूछा जाएगा कामायनी के 9 नंबर का सर्ग है, कामायनी के 9 नंबर का सर्ग है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ईड़ नाम का सर्ग है वो 9 नंबर का है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कामायनी का 5 नंबर का सर्ग कौन सा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 वासना है। तो ये इस प्रकार आपको याद करोगे तो ही ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसको अच्छे से इस प्रकार याद कर लीजिए, और सुविधा है 1-2 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो प्रथम जो तार सप्तक है ये अज्ञेय है, उस अज्ञेय के द्वारा दिया गया जो तार सप्तक है, इसके जो प्रतिपादक जो संपादक वो माने जाते हैं अज्ञेय। तो 1943 ईस्वी।
अब जो तार सप्तक है वो अभी तक 4 तार सप्तक है उसका प्रकाशन हो चुका है। उन चारों तार सप्तकों को हम देख लेते हैं। जो प्रथम तार सप्तक है वो 1943 में था, द्वितीय तार सप्तक है 1951 में था, तृतीय तार सप्तक 1959 में था और चतुर्थ तार सप्तक है 1979 में था। तो इसके अंदर देखिए 8 का है, 8 प्लस किए, फिर यहाँ पर 8 प्लस किए, 1943 में 8 प्लस किए 51 हो गए, 8 प्लस किए 59 हो गए और यहाँ पर फिर 20 करना है, 1979 हो गया। तो ये तो हो गए हमारे इसके प्रकाशन का डेट। अब इसके अंदर कौन कौन से कवि है प्रथम तार सप्तक में, जो 7 कवि लिए गए इसके अंदर, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। उन 7 कवियों में से आपसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से प्रथम तार सप्तक से संबंधित नहीं है, तो 3 है वो इनमें से देंगे, एक है जैसे जो सॉरी 3 है वो प्रथम तार सप्तक से देंगे और एक वो इनमें से कोई दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां से करने होते। तो इसके लिए भी मैंने सूत्र बनाया, क्योंकि 7-7 के हिसाब से 28 हमारे कवि हो जाते और उनको अलग अलग याद करना हमारे एक कठिन विषय है। तो उसको मैंने एक सूत्र में पिरोया है जो आपको याद करने में सुविधा होगी। वो सूत्र भी बता दूंगा, पहले ये 2 लाइन देख लेते। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय राहों के अन्वेषी कहा है। अज्ञेय राहों के अन्वेषी कहा है और किसमें कहा, प्रथम तार सप्तक में कहा है। तार सप्तक के कवियों को प्रथम जो तार सुनो, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, क्या कहा है कि जो प्रयोगवाद है वो बैठे ठाले लोग है उनका धंधा है। देखिए जो प्रथम तार सप्तक है उसका मैंने सूत्र क्या बनाया, अभाग्नि परगी राम, अभाग्नि परगी राम, इस प्रकार का सूत्र बनाया है। अब इसके जो 7 कवि है उनके मैंने आगे आगे वाले नाम लिए, अभाग्नि परगी राम। तो ये जो ऐसा सूत्र बनाया है तो इससे क्या होगा कि आपको याद करने में सुविधा होगी। उन कवियों के सारे नाम इसके अंदर आएंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रथम तार सप्तक, तो आप ऐसे करोगे अभाग्नि परगी राम, ठीक है। दूसरे का मैंने बताया नभ में धर के हंस शमशेर, तो उसके अंदर वो ऐसे सूत्र लगाओगे वो आगे वाले शब्द आ जाएंगे और आप उसमें से वो शब्द लिखेंगे। तीसरे का बनाया कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार पर याद, ये हो जाएगा। चौथे का बनाया है अवधेश कुमार श्री राम राज राजी राजन किशोर देश भारती साजी। तो ये जो 4 सूत्र है इनमें जो वो कवियों के नाम आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर बताऊंगा, क्लास लंबी हो रही है, अगर इसको आप अच्छे से देखना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैंने जो क्लास बताई है वहां पर इसको अच्छे से समझाया। दूसरी बात जो मेरी पीडीएफ है उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर वो सारे कवियों के नाम दे रखे आप अच्छे से उसको समझ पाओ, ठीक है। तो ये हमने रिवीजन की जो हमारी 20 क्लास की है हमने, और ये हमारी लास्ट क्लास है। कल हमारा एग्जाम है, अच्छे से बिना टेंशन के अच्छे से एग्जाम देकर आइए सकारात्मक होकर, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं हम एग्जाम के बाद में। जय भीम, जय भारत।